तो दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप इसे देखो, ये हमारे चैनल का डैशबोर्ड है। इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि मेरा वॉच टाइम 7K कंप्लीट होने वाला है, लेकिन सब्सक्राइबर अभी भी बहुत कम है। यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्द से जल्द 1K करवा दें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉन है और मैं अमेरिका का एक स्टेट टेक्सास का रहने वाला हूँ। मैं एक अनाथ हूँ और यहाँ पर मैंने अपना बचपन बहुत ही मुश्किलों से निकाला है। जब आप ऐसे अनाथ हो, आपके आगे पीछे कोई ना हो, तो आपको कोई सही से बुलाता तक नहीं। इसी तरह मैं भी लोगों की गालियाँ सुनकर धक्के मुक्के खाकर बड़ा हुआ हूँ। वो तो मैं यहाँ पर कई सारे काम किया करता था, जैसे कि लोगों की शो पॉलिश करना, रेडियो पर प्लेट साफ करना, कबाड़े को चुनना और इसी तरह के कई छोटे मोटे काम करके यहाँ फुटपाथ पे सोकर 15 साल निकाला हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरे अंदर थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ था, मैं उन सारे कामों को छोड़ दिया था। मैं यहाँ पर कुछ अच्छा करना चाहता था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि इस तरह के छोटे मोटे काम करके मैं कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, जो मैं बचपन में देखा करता था। मैं हमेशा के लिए इसी तरह से गरीब रह जाता और मेरी मन की तमन्नाएं हमेशा के लिए अधूरी रह जाती। मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता था और शायद भगवान को ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ दिनों से एक अजीब सी ही बीमारी लग गई है। इस बीमारी का क्या नाम दूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि जब भी मैं सोने का कोशिश करता हूँ तो मैं सपनों की दुनिया में चला जाता हूँ, जहाँ मुझे सभी चीज़ें हकीकत लगती है और मैं रियलिटी में जीता हूँ। लेकिन हर बार मैं एक ही सपनों की दुनिया में जाता हूँ और वहाँ पर मुझे एक राक्षस मिलता है जो मुझे बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारता है। भले ही आप लोगों को लग रहा होगा कि वो तो बस एक सपना है जिसमें तुम मरते हो, लेकिन नहीं, वो मेरा हकीकत होता है। वो दर्द मैं सहता हूँ जो दर्द कोई मार खाने पे महसूस करता है। उसके बाद जब भी मैं उस राक्षस के हाथों मारा जाता हूँ, तभी मैं अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ पाता हूँ और मुझे वो दर्द कुछ समय के लिए असल की जिंदगी में भी महसूस होता है। यही कारण है कि मैं लगभग 6 महीनों से सो तक नहीं पाया हूँ, जिस कारण मैं किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाता। मुझे यहाँ पर एक मेरे ही दोस्त ने, उसे दोस्त तो नहीं कह सकते, बस आप इतना समझिए कि वो दोस्त के जैसा ही है, उसने मुझे काम दिया था, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम। भले ही मेरे अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी है। मैं इमेजिनेशन बहुत अच्छा कर सकता हूँ, जिस वजह से मैं कहानियाँ भी बहुत अच्छी बना सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसे एक कहानी लिख कर दिया था, उस दोस्त को दिया था, और जब उसने वो कहानियाँ पढ़ी तो उसे वो कहानी बहुत पसंद आई, जिस वजह से उसने मुझे कहानी लिखने का काम दे दिया। और मैंने भी कुछ पैसे उससे पहले ले लिया था, क्योंकि मेरे पास उस समय खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। अब मैंने पैसे तो पहले उससे ले लिए थे, तो उसका काम भी तो करना जरूरी था। इस वजह से मैंने फिर से अब स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं कई दिनों से सही से सोया तक नहीं था। इस वजह से मैं काम पे सही से ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मेरी आंखें वहाँ पर बार बार बंद हुए जा रही थी और मुझे फिर से वहाँ पर नींद आ गई। मुझे नींद आते ही मैं पहुँच गया था सपनों की उसी दुनिया में, जहाँ पर ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी के खजाने थे। मैं वहाँ उसे लेना तो चाहता था, और फिर तभी मैं वहाँ उस सोने के ढेर के पास गया था और वहाँ उस ढेर से सोने की चेन को अपने हाथ में उठाई थी। लेकिन तभी वहाँ पर वो राक्षस आ गया था। उसने मुझे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। उसने अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा हुआ था और जिससे वो मार रहा था। वो मुझे पीट ही रहा था कि पता नहीं कैसे आज मैं बिना उस राक्षस के हाथों से मरे ही अपने नींद से जाग गया था और मैं उन सपनों की दुनिया से बाहर आ गया था। मैं सोच रहा था कि चलो आज मुझे वो दर्द तो नहीं सहना पड़ा, मौत का दर्द। लेकिन तभी मेरी नज़र मेरे हाथ पर गई। जब मैंने अपने हाथों को वहाँ पर देखा था तो मैं खुश हो गया था, और थोड़ा देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने हाथ में
वही चेन को देखी थी, वही सोने की चेन को जो मैं सपनों की दुनिया में अपने हाथ में लिया हुआ था। उसे मैं लेकर हकीकत की दुनिया में आ गया था और अब मैं सोचने लगा था कि क्या ये सच है, लेकिन ये मेरा हकीकत ही था। अब मैं फिर से सोना चाहता था, मैं वहाँ फिर से सपनों की दुनिया में जाना चाहता था। मैं सपनों की दुनिया से चीज़ों को इस हकीकत की दुनिया में लाना चाहता था। मैं वहाँ पर अपना आँख बंद कर ली थी और 5 मिनट के लगभग ही वहाँ मैं फिर से सपनों की दुनिया में पहुँच गया था। जब मैं वहाँ अपने सपनों की दुनिया में पहुँचा तो मैं वहाँ पर देख रहा था कि कहीं वो राक्षस यहीं आसपास तो नहीं, लेकिन मुझे वो राक्षस वहाँ पे नज़र ही नहीं आया। मैं फिर से उस खजाने की तरफ बढ़ने लगा था। मैं वहाँ उस खजानों के ढेर के पास पहुँचकर वहाँ पे ढेर सारे सोने चांदी हीरो से बने उस चेन को गले में पहन लिया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर वो राक्षस यहाँ पे आ भी गया और अगर वो मुझे मार भी दिया तो मैं अपने असल की दुनिया में सोने चांदी हीरो के चेन को लेकर चला जाऊँगा और उसे फिर वहाँ पर बेचकर ढेर सारा पैसा कमा लूँगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो राक्षस वहाँ आया और वो मुझे फिर से अपनी कुल्हाड़ी से काट काट कर मारा था। मेरे हाथ पैर काट दिए थे। उसके बाद मेरा गला पर वो वार किया था और जैसे ही मैं वहाँ पे उस सपनों की दुनिया में मरा था, मैं पहुँच गया था फिर से अपने उस असल की दुनिया में। मेरी नींद खुलते ही मुझे कुछ देर तक उसका दर्द महसूस हुआ था। सपनों की दुनिया में जैसे मुझे मारा गया था वो दर्द मैं सह रहा था। कुछ देर तक वो दर्द सहने के बाद मैं अपने गले में देखा, लेकिन वहाँ पे कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात का तो चेन था ही नहीं। पता नहीं क्यों इस बार मैं वो सोने चांदी खजाने को मैं यहाँ पर लेकर ही नहीं आ पाया था। मैं समझ नहीं पाया था। उस बार तो मेरे हाथ में वो सोने की चेन आ गई थी जब मैं उसे पकड़ा हुआ था, लेकिन इस बार क्यों नहीं आई। मैं थोड़ा सा निराश हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद उस राक्षस ने मेरा गला काट दिया था, इस वजह से वो सोने चांदी जो भी चेन था वो मेरे गले से निकल गया होगा, जिस कारण मैं यहाँ इस सपनों की दुनिया में लेकर नहीं आ पाया। लेकिन मैं एक बार फिर से मैं सपनों की दुनिया में जाना चाहता था। मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखना चाहता था कि शायद वो सोने चांदी को मैं यहाँ इस असल की दुनिया में लेकर आ पाऊँ। वहाँ पे फिर से सोया था। लगभग 5 मिनट के अंदर फिर से मुझे नींद आ गई और मैं फिर से पहुँच गया था उसी सपनों की दुनिया में। इस बार मैं वहाँ पे फिर से वो ढेर सारे सोने चांदी को उठा लिया था। वहाँ पे गले में बहुत सारा पहन लिया था, हाथ में वो बहुत सारे चेन पहन लिया था। उसके बाद मैं वो राक्षस का आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वो राक्षस वहाँ पे आया और उसने फिर से मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो मुझे इस बार पीट पीट कर मारा था। उसने इस बार मेरा गला या हाथ पैर नहीं काटा था। वो मुझे वहाँ पर पीटता रहा था और पीट पीट कर वो मुझे वहाँ पर जान से मार डाला था। मरते ही मैं फिर से अपनी दुनिया में आ गया था। लेकिन मैं वहाँ पर देख रहा था कि क्या मेरे साथ वो सोने चांदी हीरे जवाहरात आए या नहीं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लेकर आ पाया था। मैं वहाँ पर निहत्था आया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस बार कैसे चेन को मैं यहाँ इस असल की दुनिया में लेकर आ गया था, और अब मैं जब कोशिश कर रहा हूँ तो क्यों नहीं लेकर आ पा रहा हूँ। मैं समझ ही नहीं पाया था। लेकिन मैं अब और सोना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मौत की दर्द मैं अब और नहीं झेलना चाहता था। मौत का दर्द क्या होता है, जो मरता है उसे ही पता होता है। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गया था और अब मैं बाहर जाना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर मेरे रूम का मालिक आ गया, जो दरवाजे को खटखटाने लगा। वो मुझसे घर का किराया लेने के लिए यहाँ पर आया था, पर मेरे पास खाना खाने तक का पैसा नहीं था, तो उसे किराया क्या देता। मैं वहाँ उस खिड़की से फांद कर बाहर भाग गया। और उसके बाद मुझे भूख तो लगी थी। मेरे पास पैसे तो नहीं थे, बस वो चेन था जिसे मैं सपनों की दुनिया से लेकर आया था। मैं वहाँ सोच रहा था कि इसे बेचूं या नहीं। मैं उसे लेकर वहाँ पास के ही रेडी पर गया था, जहाँ पर एक बूढ़े अंकल थे जो मुझे कभी कभी फ्री में भी खाना खिला दिया करते थे। मैं वहाँ गया और उनसे एक प्लेट खाना मांगकर खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दिए, जिसके बदले में मैंने वो सोने की चेन उनके हाथ में थमा दी थी। वो बूढ़े अंकल भी उस चेन को देखकर कहने लगे थे, चोरी की है तुमने? कहाँ से लाई ये सोने की चेन? क्या तुम चोरी करना शुरू कर दिए हो?
लेकिन मैं उस बूढ़े अंकल से कहने लगा था, नहीं, मैंने ये चोरी करके नहीं लाई। कभी बाद में बताऊंगा कि ये सोने की चैन मुझे कहाँ मिली। अभी आप इसे रख लीजिए, लेकिन इसके बदले में आप मुझे खाना खिला दिया करना, और जब इस चेन के पैसे मेरे खाने के पैसों से चुकता हो जाए तब आप मुझे बता देना। वो बूढ़ा आदमी भी मान गया था। लेकिन तभी वहाँ पर मेरा वो दोस्त आ गया था, जो मुझसे कहने लगा, मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग का वो काम पूरा हो गया। लेकिन मैंने ना में सर हिला दिया। अब वो मुझ पर चिल्लाना शुरू हो गया था। वो मुझसे कहने लगा था, अगर तुम स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते तो मेरे पैसे वापस कर देना, मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया था। उसके बाद मैं वहाँ अपने रूम पहुँचा। वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे रूम का सारा सामान घर के बाहर पड़ा था। उस रूम के मालिक ने उस घर में ताला लगाया हुआ था। मैं उसे देखकर समझ गया था कि मेरे किराया ना देने की वजह से रूम मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं वहाँ उस कपड़े के बैग को कंधे में टांग लिया था। उसे लेकर मैं चल पड़ा था उसी रेहड़ी वाले अंकल के पास। मैं वहाँ उस अंकल के पास पहुँचा। उसके बाद मैं उनसे कहने लगा, मेरे रूम मालिक ने मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया है। अब मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। आप जहाँ भी रहते हो प्लीज़ मुझे भी वहाँ पर रख लो। जो पैसे होंगे मैं महीने में भर दूंगा। मैं काम करूंगा, उससे मैं आपके धीरे धीरे करके वो पैसे आपको चुका दूंगा। लेकिन वहाँ वो अंकल भी कहने लगे थे, पहले वाले रूम मालिक को तुम पैसे दे नहीं पाए और मुझे पैसे दोगे। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अपने रूम में रख लूँगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत कामों में मदद करते हो। इस वजह से चलो तुम मेरे साथ ही रहना। वो अंकल भी मान गए थे और उसके बाद मैं उस अंकल के साथ अपना वो बैग लेकर उनके घर पर पहुंचा। कुछ ही देर के बाद वहाँ रात हो गई और रात होने के बाद मैं और अंकल उनके छत पर सोने के लिए चले गए थे। कुछ देर तक तो मैं सोने से डर रहा था, क्योंकि अगर मैं सोता तो वो राक्षस मेरे सपने में आता और मुझे वो बुरी तरह से मारता। इस वजह से मैं सोने से डर रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद मुझे नींद आ गई और नींद आते ही मैं पहुंच चुका था अपने सपनों की दुनिया में। वहाँ वो राक्षस आया और मुझे बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मुझे बहुत बुरी तरह से मार रहा था और वो मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला था। उसके बाद मेरी नींद खुली और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैं सोचने लगा था कि ऐसी ज़िंदगी से बेहतर तो मर जाना ही अच्छा होगा। बचपन भी मेरी इतनी तकलीफ़ों से गुजरी और बड़ा होकर मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन ये सपने की दुनिया मुझे बहुत परेशान करके रखी है। ऊपर से मैंने बहुत लोगों से कर्ज लेकर रखा है, उसे कैसे चुका पाऊँगा? अगर मैं काम ही नहीं करूँगा तो उन लोगों का कर्ज कैसे चुका पाऊँगा? यही सब सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और मैं वहाँ पर सोचने लगा था कि ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर मर जाना अच्छा होगा। मैं वहाँ उस दीवार पर चढ़ गया था। उस छत की दीवार पर चढ़कर मैं सुसाइड करना चाहता था। मैं नीचे कूदकर मरना चाहता था, और लेकिन जैसे ही मैं वहाँ नीचे कूदने वाला था कि तभी वो अंकल ने मुझे पकड़कर नीचे खींच लिए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा था, जिस वजह से मैं बच गया था। लेकिन वो मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगे थे, क्या हुआ? तुम मरना क्यों चाहते हो? पागल हो गए हो? तब मैंने भी उन्हें वो सारी बात बता दी अपने सपनों की दुनिया के बारे में। तब अंकल वहाँ पर कहने लगे थे, क्या सच में तुम सपनों की दुनिया से चीज़ों को इस हकीकत की दुनिया में ला सकते हो? तब मैं भी कहा था, हाँ, पता नहीं कैसे उस दिन वो चैन मेरे हाथ में आ गई थी। वो चैन जो मैंने आपको दी थी वो मैंने सपनों की दुनिया से ही लाई थी। लेकिन उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी सपनों की दुनिया से कोई चीज़ें अपनी इस दुनिया में ला ही नहीं पाया। मैंने कोशिश तो बहुत बार की, लेकिन मैं ला ही नहीं पाता। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने जो मुझे कहा था वो शायद मेरी ज़िंदगी बदल देने वाली थी। उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया था कि बेटा, ये तुम्हारी सपनों की दुनिया से चीज़ें लाने वाली शक्ति तुम्हारा कोई सांप नहीं है, बल्कि एक सुपर पावर है। मैं इस सपनों की दुनिया के रहस्य के बारे में जानता हूँ। मैं इसे एक बहुत ही प्राचीन किताबों में पढ़ा था और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे तुम सपनों की दुनिया से उन चीज़ों को ला सकते हो इस हकीकत की दुनिया में, और कैसे तुम उस सपनों की दुनिया के राक्षस से बच सकते हो। वहाँ उस बूढ़े अंकल ने कहना शुरू किया था कि देखो,
भले ही तुम्हें सपनों की दुनिया में राक्षस मिलता होगा, लेकिन है तो वो तुम्हारा एक सपना है, और सपना हमेशा दिमाग से आता है। अगर तुम अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हो, तब तुम उस राक्षस से भी सपनों की दुनिया में लड़ सकते हो। और रही बात सपनों की दुनिया से चीज़ें यहाँ इस दुनिया में लाने की, तो तुम एक खास मंत्र को बोलकर अपने सपनों की दुनिया से जब चाहो तब यहाँ इस दुनिया में आ सकते हो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम वहाँ से कोई चीज़ यहाँ इस दुनिया में लाना चाहते हो, तो तुम उस चीज़ को अपने हाथ में पकड़कर वो मंत्र बोलना है। उससे तुम वो चीज़ समेत ही नींद से जग जाओगे और वो इस दुनिया में आ जाएगी। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने वो मंत्र बताए थे। उन्होंने कहा था कि वो मंत्र गायत्री मंत्र है। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि अगर तुम इसे अपने सपनों में बोल पाए तो तुम्हारा कोई भी बुरा सपना खत्म हो जाएगा। और तुम्हारे सपने में वो राक्षस आता है, इसलिए वो सपना तो तुम्हारा बुरा सपना ही हुआ, लेकिन हाँ, ये मंत्र सिर्फ तुम पे ही काम करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सपनों की दुनिया से चीज़ें यहाँ लाने की शक्ति है, एक खास तरह का सुपर पावर है। इसलिए ये मंत्र सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही काम करेगा। अगर मैं सपनों में किसी चीज़ को यहाँ इस दुनिया में लाने की कोशिश करूँ इस मंत्र को बोलकर, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो सुपर पावर नहीं है। ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और हाँ, अगर वो राक्षस सपनों की दुनिया में तुम्हें मार देता है, तो तुम उन चीज़ों को यहाँ इस दुनिया में नहीं लेकर आ पाओगे। अगर वो नहीं मारता है, तो वो चीज़ें तुम्हारे साथ इस दुनिया में आ जाएगी जब तुम सपनों से जागोगे। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहने लगा था, चलो सो जाओ और फिर देखो क्या होता है। मैं भी उसकी बातों को मानकर वहाँ पे सोने की कोशिश करने लगा था। कुछ ही देर बाद मैं सो गया। वहाँ सोते ही मैं पहुँच गया था सपनों की दुनिया में। मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो राक्षस मेरे ही सामने खड़ा है। उसे देखकर मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, और इसका कारण यह था कि मेरे दिमाग का वो डर, मैं अपने दिमाग पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। फिर तभी वो राक्षस ने मेरे ऊपर एक तलवार से वार करना शुरू कर दिया था। वो मुझे मारना चाहता था कि तभी उस राक्षस ने मेरे गले पर वार किया था, और मैं उसका तलवार पकड़ लिया था। वो तलवार पकड़कर और वो मंत्र बोल दिया था जो उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताई थी। मैंने जैसे वो मंत्र बोला, मैं हक्का बक्का था। मैं अपने नींद से जाग चुका था, और वो राक्षस की तलवार अब मेरे हाथों पर थी। वो इतनी भारी थी कि उससे मेरा हाथ दबा हुआ था। मैंने जल्दी से उस बूढ़े अंकल को जगाया और उस अंकल से कहने लगा कि इस तलवार को हटाने में मेरी मदद करो। हालांकि वो तलवार इतनी भी भारी नहीं थी कि मैं उसे उठा ना पाऊँ, लेकिन मैं उस अंकल को दिखाना चाहता था कि उनका वो तरीका, वो मंत्र वाला तरीका काम कर गया, और मैं उस सपनों की दुनिया से चीज़ें यहाँ लेकर आने में सफल रहा। वो बूढ़ा आदमी भी मुझे इस तरह से खुश देखकर बहुत खुश था, क्योंकि मैं उनके सामने बचपन में इतने दुख झेले थे जो उन्हें अच्छे से पता था। और एक अरसों के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान आई थी, जो शायद उन बूढ़े अंकल के वजह से ही थी। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद हम वहाँ सोए नहीं थे। सुबह हुई और सुबह के लगभग 10 बजे के करीब ही मैं निकल पड़ा था। हम दोनों वहाँ उस तलवार को लेकर निकल पड़े थे एक अच्छे सुनार के पास, क्योंकि वो तलवार सोने की लग रही थी। वहाँ पहुँचा तो सुनार भी उस तलवार को देखकर भौचक्का था। वो मुझसे कहने लगा था, ये तलवार तुमने कहाँ से लाई? ये तो काफ़ी प्राचीन लग रही है, ऊपर से इतने शुद्ध सोने से बना हुआ। मैं खुश था, लेकिन मैं उसे वो सच्चाई नहीं बताना चाहता था। मैं उसे कहने लगा, मेरा खानदान राजाओं के घराने से था, ये तलवार तो भी कुछ भी नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सोने के बेकार चीज़ें हैं जिसका कोई काम नहीं। आप ही सोचिए, ये बंदूक, मशीन गन, तोपों के ज़माने में ये तलवार भला किस काम का? मैं धीरे धीरे करके अपने सभी चीज़ों को आपके यहाँ बेचूंगा, और आप भी सही सही रेट लगाना। तब वो दुकानदार ने भी उस तलवार को छुपाते हुए कहा था कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, पैसे की दिक्कत नहीं, तुम्हें जितना चाहिए होगा तुम बताना, मैं उतना दूंगा, लेकिन वो प्राचीन चीज़ें मुझे ही ला कर देना। लेकिन मैं उनसे कहने लगा था कि आप उस तलवार को इसे छुपा क्यों रहे हो? ये कोई चोरी की तलवार नहीं है, आप इसे सबके सामने भी देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। लेकिन वो दुकानदार मुझसे कहने लगा था, अरे यार तुम समझते नहीं,
अगर ये बात बाकी दुकानदार को पता चली तो इस तलवार के लिए मार हो सकती है। तुम नहीं जानते इसकी कीमत। असली सोने की परख एक पक्का सुनार ही कर सकता है, तुम नहीं समझोगे। उसके बाद वो बूढ़े अंकल भी कहने लगे थे, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं समझते, कोई बात नहीं, हमें बस इस तलवार के बदले 10 लाख रुपए चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? तो वो दुकानदार भी हंसते हंसते कहने लगा था, कोई बात नहीं, ले लो मुझसे 10 लाख रुपए। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास जितने भी ऐसे एंटिक चीज़ें होंगे, जितने भी तुम्हारे पास पुरानी चीज़ें हैं इस तरह के, वो मेरे पास ही बेचना, किसी और के पास मत देना। उसके बाद वो दुकानदार हमें 10 लाख रुपए दे दिए थे। उसके बाद हम दोनों बहुत खुश थे। हम दोनों वहाँ उस सुनार की दुकान से निकले और एक बड़े से होटल में गए। वहाँ पर जाकर हमने एक बेडरूम लिया और वहाँ पे हम दोनों रहने लगे। मैंने उस बूढ़े अंकल से कह दिया था कि अंकल, मैं जब भी नींद में जाऊँ, मुझे जब भी नींद आए, तब आप मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ताकि बाहर से मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। क्योंकि जब मैं सपनों की दुनिया में जाता हूँ तो कुछ समय के लिए मैं नींद से जाग ही नहीं पाता, चाहे मुझे कोई कितना भी हिलाए, चाहे कोई मुझे कितना भी जगाने की कोशिश करे। क्योंकि मैं जब एक बार सपनों की दुनिया में चला जाता हूँ तो जब तक मैं सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आ जाता, तब तक मुझे कुछ पता नहीं चलता है कि मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो बूढ़ा अंकल भी कहने लगे थे कि चलो ठीक है, लेकिन 50-50 दोनों का रहेगा। जितना भी माल हम लोग कमाएंगे, जितने भी पैसे कमाएंगे, उसमें दोनों का 50-50 का हिस्सा रहेगा। मैं भी हाँ कर दिया था, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पैसे आने वाले थे। मैं सपनों की दुनिया से बहुत चीज़ों को लाने वाला था, इसलिए हमारे पास पैसों की कमी नहीं होने वाली थी। मैं भी उनसे हाँ कर दिया था। उसके बाद मैं वहाँ बड़े से बेड पर सो गया। सोने के बाद मैं फिर से सपनों की दुनिया में पहुँचा। वहाँ वो राक्षस मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद वो हंसते हंसते मेरे ऊपर सोने की कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। पता नहीं वो आज मेरे ऊपर हंस क्यों रहा था, क्योंकि आज से पहले वो मेरे ऊपर कभी हंसता नहीं था। वो हंसते हंसते वो सोने की कुल्हाड़ी से वार किया था और मैंने पट से उसका वो सोने की कुल्हाड़ी पकड़ लिया और फिर से मैंने वो मंत्र बोल दिया। वो मंत्र बोलते ही मैं नींद से जाग गया था और मेरे हाथ में उसका वो कुल्हाड़ी था। वो कुल्हाड़ी बहुत भारी था और फिर से हम दोनों ने मिलकर उस कुल्हाड़ी को वहाँ से उतारा। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी देखकर खुश था। वो मुझसे कहने लगा, वाह, इसके कम से कम 20-30 लाख तो मिल ही जाएंगे, बहुत भारी है ये, सोने की है, पक्की सोने की। उसके बाद हम फिर से वो कुल्हाड़ी को लेकर उस सुनार के पास गए। वो सुनार भी इसे देखकर बहुत खुश था। वो भी कहने लगा था, चलो आज इसके तुम्हें कम से कम 20-30 लाख तो मिलेंगे ही। उसके बाद उस सुनार ने मुझे एक बड़े से बैग में भरकर पैसे दिए, जिसे मैं उसी होटल में ले जाकर रख दिया। उसके बाद मैं फिर से सपने देखने की तैयारी करने लगा। वो बूढ़ा आदमी भी मेरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार था। वो मुझसे कह रहा था, सो जाओ जल्दी से और कोई बड़ी चीज़ लाना। अब धीरे धीरे ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ लाने लगा था। इस असल की दुनिया में लाता, कभी हीरे से बने हुए चीज़ों को लाता, कभी सोने से, कभी चांदी से, और कभी बहुत सारी एशियंट चीज़ों को लाता जो कि बहुत प्राचीन होती, जिसे मैं यहाँ पे बेचता और उसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाते। कुछ ही दिनों के बाद हमने वहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग खरीद लिया था और उस बिल्डिंग में हम दोनों रहने लगे थे। वहाँ पे अब हम दोनों राजाओं की ज़िंदगी जी रहे थे। और एक दिन मुझे वो दोस्त मिला जो मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग का काम दिया था। वो मुझसे देखकर कहने लगा, यार तेरा चेहरा तो बिल्कुल बदल गया है, तुम तो अब लगते ही नहीं कि पहले वाले जॉन हो। तो मैं भी उससे कहने लगा था, हाँ पैसा जो आ गया है, चल मैं तेरे पैसे तुझे वापस देता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ एक बड़े से रेस्टोरेंट में गया था। मैं वहाँ पर अपने उस रोल्स रॉयल कार से गया था और उस रेस्टोरेंट में भी मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत हो रही थी। और वहाँ वो दोस्त भी मुझे देखे जा रहा था, वो चुपचाप मुझे देख रहा था। उसके बाद हमने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खाना खाए। उसके बाद मैं उसे कहने लगा, बता यार तेरा कितना पैसा मैंने लिया था। उसके बाद उसने मुझे कहा था 50,000 तूने मुझसे लिए थे। मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए और उससे कहने लगा, जा तू भी खुश रह, तू मेरा दोस्त है इसलिए चल तुझे डबल दिया। और तू ये भी समझ सकता है कि मैं तेरा वो स्क्रिप्ट राइटिंग का काम पूरा नहीं कर पाया, इस वजह से तुझे डबल पैसे दे रहा हूँ, जायज़ कर। वहाँ पे वो मेरा दोस्त बस मुझे लगातार देखे ही जा रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि यार तू तो कल तक खाना खाने के लिए भी तरस रहा था
आज तेरे पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ गए? तो मैं भी उससे कहने लगा कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी को पटाया हूँ, उससे शादी किया हूँ, उसके बाद उसकी सारी संपत्ति पर मेरा भी हक। अगर तू भी इस तरह से शॉर्टकट अमीर बनना चाहता है तो तू भी यहाँ पे किसी बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर ले, फिर तू भी अमीर हो जाएगा। वो भी हंसते हंसते कहने लगा था, क्या यार तूने सच में शादी कर ली है? तो मैंने भी कहा, और नहीं तो क्या। फिर मैं उससे कहने लगा कि यार तू उस दिन तो मुझ पर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था, आज दिखा ना। लेकिन उसका सर नीचे था। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि आपका एटीट्यूड इस पर निर्भर करता है कि आपके सामने वाला आदमी कैसा है। उसके बाद मैंने फिर से उसे एक जोक सुनाई और फिर दोनों हंसते हंसते वहाँ उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे। मैं वहाँ अपने उस फ्लाइट में पहुँच गया और वो बूढ़े अंकल भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो भी मुझसे कहने लगे, शाम होने वाली है, चलो सोने की तैयारी कर लो। मैं भी वहाँ पे सोया और उसके बाद मैं फिर से पहुँच गया था उस सपने की दुनिया में। वहाँ पे वही राक्षस मेरा इंतज़ार कर रहा था। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा था वो राक्षस अब जैसे मेरे ऊपर धीरे धीरे वार करना कम कर दिया है। वो बस अपने हाथों में बहुत महंगी महंगी चीज़ों को लेकर आता है जिससे वो मेरे ऊपर वार करता है। लेकिन अब जैसे वो मारने की कोशिश नहीं करता है, वो बस दिखावे के लिए मेरे ऊपर वार करता है और मैं भी उसकी उस महंगी चीज़ों को पकड़कर यहाँ असल की दुनिया में लेकर चलाता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो राक्षस अब धीरे धीरे इतना खुश क्यों रहने लगा है। पहले तो वो मुझे जान से मारने की कोशिश करता था, लेकिन अब बस दिखावा करता है। मैं समझ नहीं पा रहा था। अब ऐसे में हर रोज़ वहाँ उस सपनों की दुनिया में जाता और वहाँ से बहुत महंगी महंगी चीज़ों को यहाँ इस अपने दुनिया में लेकर आता। मैं अपना वो फ्लाइट पूरा एंटीक सामानों से भर दिया था। वहाँ पे बहुत सारे मेरे पास पैसे आ गए थे, बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ मैंने खरीद ली थी। और लेकिन अब मैं देख रहा था कि जब भी मैं सपनों की दुनिया में जाता तो वो राक्षस धीरे धीरे जैसे मुझे मारने के बजाय मुझसे दोस्ती करना चाहता था। अब जब भी मैं अपने सपनों की दुनिया में जाता तो वहाँ वो राक्षस मुझसे कहता कि देखो मेरे बदन में देखो, मेरे यहाँ शरीर में कितने महंगे महंगे सामान हैं। ये जवाहरात ये तुम्हारी दुनिया में बहुत कीमती बिकेंगे। ये सोने की चीज़ें, यहाँ ये हीरे जवाहरात की चीज़ें तो कुछ भी नहीं है मेरे इस बदन में पहने हुए इस जवाहरात के सामने। क्या तुम इसे ले जाना चाहोगे? लेकिन मैं उनसे कहता, नहीं, अभी मैं इसे नहीं लेकर जाऊंगा। यहाँ पर तो अभी बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें हैं। इसे मैं धीरे धीरे करके अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा और कभी जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे तुम्हारी इस जेवरात की ज़रूरत है तब तुम मुझे देना, तब मैं इसे लेकर जाऊंगा। लेकिन वो जिद करता। जब भी मैं सपनों की दुनिया में जाता तो वो राक्षस मुझसे जिद करता कि यार तू कभी इसे लेकर जा, इसे बेच, सच में बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं उसकी बात को हमेशा टाल देता। मुझे समझ ही नहीं आता कि वो इतना जिद क्यों करता है अपने उस जेवरात के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे सोने हैं, वो भी तो मुझे दे सकता है, उसे भी लेने के लिए भी तो कह सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कहता। वो हर बार कहता है मेरे सोने के जेवरात जो मैं पहना हुआ हूँ उसे लेकर जाओ, बहुत पैसे मिलेंगे। मुझे समझ नहीं आता। खैर, मैं बहुत सारा धन दौलत यहाँ पे इकट्ठा कर लिया हूँ और अब मैं सोचता हूँ कि क्या मैं सपनों की दुनिया में जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकता। मैं जब भी सोता हूँ मैं सपनों की दुनिया में तो जाता ही हूँ और वो राक्षस वहाँ पे मुझे फोर्स करता है वो उसके जेवरात लेने के लिए। वो बार बार कहता है कि ले मेरा ये जेवरात ले, तू बेच कभी जाके। अब वो तो मुझ पर गुस्सा भी करने लगा है। वो कभी कभी मुझ पर गुस्सा भी करता है उस जेवरात को लेने के लिए। लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे वो लेना चाहिए या नहीं। मैं फिर से जब नींद से जागा तो मैं वहाँ पर उस बूढ़े अंकल से पूछ रहा था कि बूढ़े अंकल, मुझे वहाँ वो राक्षस वो जेवरात लेने के लिए कहता है, वो खुद का जेवरात मुझे देना चाहता है, क्या मैं उसे लूँ या ना लूँ? लेकिन वो बूढ़ा अंकल भी मुझसे कहने लगा था कि बेटा इसमें कोई चाल भी हो सकती है, तू जरा सोच समझ ले, उसके बाद ही कोई फैसला करना। हो सकता है वो राक्षस तुम्हें फंसाना चाहता हो। लेकिन मैं भी उसे कह रहा था कि नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है। वो अगर मुझे फंसाना चाहता तो मेरा दोस्त क्यों बनता? वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो मुझे ज़बरदस्ती भी तो कर सकता था। ज़बरदस्ती भी तो वो अपना गला का हार मुझे पहना सकता था
उसके बाद वहाँ वो बूढ़े अंकल मुझसे कहने लगे थे कि देख, अभी तू जल्दबाजी मत करना किसी भी काम के लिए। मुझे थोड़ा इस सपनों की दुनिया के बारे में रिसर्च करने दे। मुझे क्या जानकारी मिलती है उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें वो जेवरात यहाँ लाने चाहिए या फिर नहीं। कुछ ही देर बाद वहाँ सुबह हो गई और सुबह होते ही मैं अपने गार्डन में घूमने के लिए चला गया। मैं वहाँ पे घूम रहा था। ये गार्डन मेरा ही था। मैंने खुद वहाँ अपने उस बड़ी सी बिल्डिंग में बना कर रखी थी। वहाँ पे कुछ देर घूमा, उसके बाद फिर से अपने रूम में आया। मैं जब वहाँ अपने रूम में आया तो वहाँ पे मेरे लिए नाश्ता तैयार था। वहाँ पे काम करने वालों ने मेरे लिए पहले ही नाश्ता रेडी करके रखा था। मैंने वो नाश्ता किया, उसके बाद बाहर घूमने के लिए निकल पड़ा। मैं अपने उस रोल्स रॉयल कार में निकला था। वहाँ पे घूमता रहा था दिन भर। उसके बाद मैं वहाँ पे एक बड़ा सा पब में गया। फिर मैंने वहाँ पे कुछ समय अपना निकाला और रात के लगभग 8 बजे मैं चला आया था अपने उसी बिल्डिंग में। मैं वहाँ पे पहुँचा तो बूढ़ा अंकल भी मुझे देखकर आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। वो मुझसे कहने लगे, बेटा मैंने रिसर्च की है, आज तुम जाओ वहाँ सपने की दुनिया में और तुम उस राक्षस का वो ताज लेकर आना। सर का ताज लेना, सोने का मुकुट। उसके अलावा तुम वहाँ से ना सोना लेना ना उस राक्षस का जेवरात लेना। जब भी लेना तो वो सोने की ताज ही लेना, उसके सर का ताज। उसके बाद मैं भी वहाँ पे सोने की तैयारी कर रहा था। मैं वहाँ पे सोया और मैं पहुँचा था वहाँ उस सपनों की दुनिया में। वहाँ पे वो राक्षस भी मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुझसे कहने लगा, आ गए, आओ यार मेरे पास आओ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। क्या तुम मेरे ये सर का ये ताज लेना चाहते हो या फिर मेरे शरीर का ये कोई जेवरात? बताओ क्या चाहिए तुम्हें। इसे एक बार लेकर जाओ, यकीन मानो तुम इसे बेचते ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। ये इतने पैसे तुम्हें दे सकते हैं। मैं भी उससे कहने लगा था, अच्छा ठीक है, आओ थोड़ी देर बातें तो करो, उसके बाद मैं तुम्हारा ये सोने के ताज ही लेकर जाऊंगा आज। वो राक्षस के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मैं समझ ही नहीं पाया। वो भी मुझसे कहने लगा, चलो चलो बैठते हैं, बोलो क्या बातें करनी है। उसके बाद मैं वहाँ पे उस सपनों की दुनिया में एक बड़े से काली पहाड़ी पर गया था। वो पहाड़ी बिल्कुल काली नज़र आ रही थी उस सपनों की दुनिया में। उसके बाद मैं वहाँ उस काली पहाड़ी पर पहुँचकर उस राक्षस से पूछने लगा था, यार तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझे बचपन से ऐसे सपनों में क्यों नज़र आते हो और मुझे तुम मारने की कोशिश पहले क्यों करते थे और अब क्यों नहीं करते हो। तो वो राक्षस मुझसे कहने लगा था, तुम्हें पता है, तुम्हें एक सांप है, ये सपनों की दुनिया में आने का सांप। तुम उसे अपना कोई शक्ति मत समझो। तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारा शक्ति है, वरदान है? नहीं, ये तुम्हारा सांप है जो तुम्हें मिला है और इसी वजह से मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। तुम अगले जन्म में ऐसा कुछ ना कुछ तो बुरा काम किए होगे जिस वजह से तुम्हें ये सांप मिला है। उसके बाद में उस राक्षस से कहने लगा था, यार तुम्हें लगता है कि मैं अगले जन्म में बुरा आदमी रहा होऊंगा? तो राक्षस भी कहने लगा था, हाँ तुम बुरे आदमी थे, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम अगले जन्म में क्या थे। तो मैं भी उस राक्षस से पूछने लगा था, यार बताओ बताओ कि मैं अगले जन्म में क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। तो राक्षस भी मुझसे कहने लगा था कि तुम अगले जन्म में एक बहुत बड़े लुटेरे थे, जो तुम लोगों के बने बनाए साम्राज्य को लूटते थे। तुम लोगों के धन दौलत पर कब्जा किया करते थे। उस समय तुम्हारे पास सेनाएं लाखों की गिनती में थे। इस वजह से तुम जिस भी राज पर हमला किया करते थे वो तुम्हें डर के मारे हुए राज सौंप दिया करता था। वहाँ का राजा अपना धन अपना संपत्ति तुम्हें डर के मारे ही दे दिया करता था। लेकिन मैं वहाँ उस राक्षस की बातों को मान नहीं रहा था। मैं उससे हंसते हंसते कहने लगा था, क्या यार तुम वैसे बातें कर रहे हो, उस जन्म में मैं राजा और इस जन्म में भिखारी, ऐसा कैसे हो सकता है। और चलो मैं तुम्हारी बातों को मान भी लिया कि मैं उस जन्म में लुटेरे था, मेरे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत थे, लेकिन ये श्राप मुझे कैसे लगा, उससे श्राप का क्या लेना देना। तब वो राक्षस कहने लगा था कि तुम इसी तरह से लोगों का धन साम्राज्य लूटते लूटते तुम एक कैसे राजा के पास पहुँचे जो बहुत ज़्यादा सत्यवादी था। वो अपने पूरे जन्म में ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जो कि बुरा हो। वो बहुत ज़्यादा पुण्य कमाया हुआ था और उसके पास भले ही सेनाएं ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास बहुत सारे धर्मगुरु थे, बहुत सारे महान महान ऋषि मुनि थे। और तुम उसके पास गए, तुम उसका सारा संपत्ति धन दौलत लूट कर वहाँ पे उस राजा को मार दिया था। उसके बाद वहाँ वो धर्मगुरु, वो जो ऋषि मुनि थे,
उसने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम इतने सारे धन दौलत तो लूट रहे हो, लेकिन तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। और यही वजह है कि तुम सोने के बाद इस सपनों की दुनिया में आते हो और मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। लेकिन मैं भी उसे कहने लगा था कि यार, तुम जो परेशान करते हो वो तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे वजह से मैं कितना ज़्यादा अमीर हो गया हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था। मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं और उसके बाद मैंने अपना दिमाग चलाया और गायत्री मंत्र की वजह से मैं इस दुनिया से बाहर जा पाता हूँ और यहाँ से तुम्हारे इस खजाने को अपनी दुनिया में ले जाकर बहुत अमीर बन चुका हूँ। और वहाँ पर भी अभी भी मैं ऐश करता हूँ जैसा मैं पिछले जन्म में किया करता था। वो राक्षस भी कहने लगा था, अच्छा, अब ज़्यादा दिन तक तुम ऐश नहीं कर पाओगे। उसने ऐसा कहा था और मैं समझ नहीं पाया था। मैं उससे कहने लगा, क्या क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। लेकिन वो राक्षस कहने लगा था, कुछ नहीं, बस तुम बहुत जल्द समझ जाओगे। उसके बाद वो राक्षस कहने लगा था, ये लो, ये मेरा सोने का मुकुट लो। इसे लेकर तुम हमेशा के लिए उस सपनों की दुनिया से आज़ाद हो जाओगे। कभी भी तुम्हें फिर से दोबारा वो सपना नहीं आएगा। मैं उससे कहने लगा था, क्या सच में ऐसा हो सकता है? यार, मैं कब से तो इस सपनों की दुनिया से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं इससे आज़ाद होना चाहता था, लेकिन मैं इस सपनों की दुनिया से आज़ाद ही नहीं हो पा रहा था। मैं हमेशा के लिए इस सपनों की दुनिया में आ जाता सोने के बाद। क्या सच में मैं ये मुकुट को पहनूंगा और मैं फिर से कभी सपनों की दुनिया में नहीं आऊँगा? तो वो राक्षस कहने लगा था, हाँ, तुम मेरा यकीन मानो, अगर तुम मेरे सोने के मुकुट को अपने सर पर पहनोगे तो तुम हमेशा के लिए यहाँ अपने सपनों की दुनिया में आने जाने से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। फिर कभी भी तुम इस सपनों की दुनिया में आ नहीं पाओगे। वो इतना राक्षस बोला था। उसके बाद मैं भी कहने लगा था, तो दो, जल्दी से तुम अपना ये ताज दो, मुझे दो, ये मैं इसे पहनता हूँ। उसके बाद मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊँगा यहाँ इस सपनों की दुनिया में आने जाने के चक्कर से। उसके बाद वहाँ वो राक्षस कहने लगा था कि मैं तुम्हें ये सोने का ताज तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुम सच में इस सपनों की दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहते तो तुम्हें ये ताज खुद से निकाल कर पहनना पड़ेगा। तुम मेरे सर से खुद से उतार कर अपने हाथों से खुद अपने सर पर पहनो, तभी तुम आज़ाद हो पाओगे। फिर मैंने वैसा ही किया जैसा उस राक्षस ने मुझे कहा था। मैंने उसके सर से वो ताज उतारी और फिर मैंने उसे अपने सर पर पहन लिया। जैसे मैंने वो ताज अपने सर पर डाला था, वो राक्षस बहुत खुश हो गया था। वहाँ पे उछलने लगा था। वो उछल उछल कर नाच रहा था और मुझसे कह रहा था, ओए, मैं आज़ाद हो गया मैं। कई सालों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ था, बहुत दिनों के बाद आज़ादी मिली है। वो बहुत खुश था और उछल उछल के नाच रहा था, लेकिन मैं उसकी बातों को सुनकर डरने लगा था। मैं उससे कहने लगा था कि तुम इतना खुश क्यों हो और कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हो? क्या तुम अब मेरे सपनों में नहीं आओगे? तो राक्षस हंसते हुए कहने लगा था, हाँ, अब मैं तुम्हारे सपनों में नहीं आऊँगा, बल्कि तुम आओगे लोगों के सपनों में। मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाया था। वो राक्षस मुझसे कहने लगा था, तुम्हें पता है तुमने ये ताज पहनकर मेरा कितना बड़ा काम किया है? मैं उससे कहने लगा था, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने ये ताज पहनकर? वो राक्षस कह रहा था कि अब तुम इस सपनों की दुनिया में फंस चुके हो और मेरी जगह अब तुम ले चुके हो। और यहाँ पर अब आएगा वो बूढ़ा, वो तुम्हारा बूढ़ा दोस्त जो तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता था। वो तुम्हें बचपन से ही जानता था। उसने ग्रंथ में एक प्राचीन किताब में पढ़ी थी इन सपनों की दुनिया में आने की शक्ति के बारे में, इसलिए वो तुम्हें अच्छे से जानता था बचपन से ही। तुम अपने हाथ पर देखो, तुम्हारे हाथ पर ये जो निशान है, यही तो है तुम्हारा सांप। और वो बूढ़ा आदमी इस निशान को अच्छे से पहचानता था। वो तुम्हारे सांप के बारे में अच्छे से जानता था, इसीलिए तो वो तुम्हें बचपन में फ्री में खाना खिलाया करता था और तुम्हें अपने साथ इसीलिए तो रखा, अपना फ़ायदा करवाने के लिए। उसने तुमसे बहुत सारी चीज़ें मंगवाई और बाद में तुम्हें ये सोने की मुकुट लेने के लिए कह दिया। तुम्हें पता है वो जानबूझकर तुम्हें यहाँ पे फंसाया है। तुम अब कभी भी इस सपनों की दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। तुम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गए हो और मैं जाऊँगा बाहर। मैं हमेशा के लिए यहाँ से आज़ाद हो गया हूँ, तुम मेरी जगह ले चुके हो। तो मैं भी वहाँ उस राक्षस से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा था, मैं रोते हुए कहने लगा था कि तुम ये ताज ले लो,
तुम ये अपना ताज ले लो, मुझे नहीं यहाँ पे रहना, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ, तुम अपना ये ताज लो। लेकिन वो राक्षस हंसते हुए कह रहा था, पिछले जन्म का कर्म, पिछले जन्म में तुमने बहुत लोगों को तड़पाया था, बहुत लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा था, उसका साम्राज्य छीना था। अब उसका कर्म, उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुमने भी यहाँ इस सपनों की दुनिया से बहुत चीज़ों को लेकर गए थे, बहुत चीज़ों को वहाँ पर बेचा था, बहुत सारे पैसे कमाए थे, अपना एक साम्राज्य खड़ा किया था। लो, अब तुम्हारा उस साम्राज्य को वो बूढ़ा आदमी भुगतेगा, वो तुम्हारा उस साम्राज्य के वो पैसे धन दौलत को वो बूढ़ा आदमी अब भोगेगा, और तुम यहाँ इस सपनों की दुनिया में फंस चुके हो, यहीं पर अब सड़ोगे। उसके बाद मैं उससे कहने लगा था, यहाँ से निकलने का कोई उपाय तो बताओ, मैं कैसे निकल सकता हूँ यहाँ से, कितनों दिनों तक यहाँ पर रहना पड़ेगा, ये तो बता दो। तो राक्षस कहने लगा था, इंतजार करो, जब वो बूढ़ा आदमी तुम्हारे उस साम्राज्य को भोग के मरेगा और जब वो दोबारा जन्म लेगा, तब वो इसी सपनों की दुनिया में आएगा सोने के बाद, क्योंकि उसने भी तो तुम्हारा वो साम्राज्य लूटा है, जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर फंसाया है। वो अच्छे से जानता था तुम्हारे हिसाब के बारे में, अगर वो चाहता तो तुम्हें इस ताज को लेने से मना भी कर सकता था, वो तुम्हें पहले ही बता देता कि तुम्हें ऐसा करने पर हमेशा के लिए यहीं पर फंस जाओगे, लेकिन उसने नहीं बताया। उसके मन में लालच था वहाँ पे तुम्हारे संपत्ति को भोगने का। अब इंतजार करो, जब वो मरेगा, दूसरा जन्म लेगा, उसके बाद वो आएगा सोने के बाद यहाँ इस सपनों की दुनिया में, और तब तुम उसे फंसाना अपने इस मायावी जाल में। तुम भी उसे ढेर सारा सोना देना, ढेर सारा महंगी महंगी चीज़ें देना जो वहाँ पे बेचेगा, और उसके बाद एक दिन तुम भी उसे ये अपना ताज पहना देना। उसके बाद वो भी हमेशा के लिए फंस जाएगा इस दुनिया में, यहाँ इस सपनों की दुनिया में। उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। इतना बोलकर वो राक्षस हंसते हंसते कहने लगा था, अब मैं चलता हूँ, इंतजार करना, आएगा, बहुत जल्द आएगा वो तुम्हारा दोस्त, वो बूढ़ा दोस्त। जब वो दोबारा जन्म लेगा तब तुम भी उसे यहाँ पर फंसाना। इतना बोलकर वो राक्षस वहाँ से गायब हो गया था। लेकिन मैं अब यहाँ पे सोचता हूँ, यहाँ पे रोता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि मैंने इतने ज़्यादा धन दौलत कमाए, इतने ज़्यादा पैसे कमाए, ज़िंदगी में इतने ज़्यादा तरक्की की, लेकिन उन पैसों का क्या हुआ? मैं तो उन पैसों को भोग ही नहीं पाया। मेरा वो पैसा तो कोई और ही भोग गया, मेरा वो धन दौलत किसी काम का नहीं हुआ। मैं यही सोचकर यहाँ पर रोता रहता हूँ और इंतज़ार करता हूँ मेरे उस दोस्त की, वो बूढ़े दोस्त की, कि कब वो मरेगा और कब आएगा हमारे सपनों की दुनिया में। हो सकता है कि उस राक्षस की कही गई बात सच हो और कभी आए वो मेरा बूढ़ा दोस्त यहाँ इस सपनों की दुनिया में, और मैं फंसा पाऊँ उसे यहाँ पे अपनी जगह पे। मैं अपना ताज उसे पहना पाऊँ, उसे बना पाऊँ सपनों की दुनिया का राजा।